मैं जिस छोटी बहन को बचपन से तंग करता था वही इस दुनिया की फीमेल लीड निकली। अपनी जान बचाने के लिए मैंने जानबूझकर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया ताकि उससे दूर रह सकूं, लेकिन नए छात्रों के ओपनिंग सेरेमनी में फिर उससे मुलाकात हो गई। फीमेल लीड आंसू भरी आंखों से मेरा हाथ पकड़कर बोली, भैया आप मुझसे क्यों छिप रहे हैं? मैं एक स्वीट रोमांस नॉवल की दुनिया में आ गया था, लेकिन अफसोस कि मैं उसमें इविल सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर था। असली शरीर का मालिक घर का इकलौता पोता था जिसे बचपन से बहुत लाड प्यार मिला था। एक दिन दादाजी उसके लिए उसका पसंदीदा छोटा केक लाए। वह उसे लेकर फीमेल लीड को चिढ़ाने गया, लेकिन उसने पत्थर मारकर उसके सिर पर दे मारा और केक भी गिरकर खराब हो गया। उसी दिन से दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। असली मालिक ने मन ही मन कसम खाई कि वह उससे बदला लेकर रहेगा, इसलिए हर बार उससे मिलते ही उसे परेशान करने की नई तरकीब सोचता था। फिर फीमेल लीड वहां से चली गई और कई साल बाद यूनिवर्सिटी में दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। बाद में असली मालिक ने देखा कि फीमेल लीड हर जगह चमक रही है तो वह उसी से प्यार करने लगा। उसने मेल लीड और फीमेल लीड के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि फीमेल लीड को फंसाकर मेल लीड पर इल्जाम लगाने की साजिश भी रची। आखिरकार दोनों ने सबूत ढूंढ लिए और उसे जेल भिजवा दिया, जहाँ अंत में उसकी हत्या कर दी गई। मैंने अपने माथे पर अभी अभी लगी सूजी हुई गांठ को छुआ और नजर उठाई तो थोड़ी दूर नानागोंग ली मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें ऐसे भरी हुई थी जैसे कोई छोटा भेड़िया किसी भी पल मुझ पर झपट पड़ेगा। उनमें सिर्फ सतर्कता और दुश्मनी थी, लेकिन अब मेरे अंदर 22 साल के इंसान की आत्मा थी, इसलिए मैं किसी छोटे बच्चे को तंग नहीं कर सकता था। मैंने जमीन पर गिरा केक उठाया, उस पर लगी धूल वाली क्रीम हटाई और उसे लगभग 1 मीटर ऊंची दीवार पर रख दिया। ओए, मैंने उसे आवाज दी, उंगली से केक की तरफ इशारा किया, कुछ और नहीं कहा और मुड़कर घर के अंदर चला गया। मैं खिड़की के पीछे छिपकर उसकी प्रतिक्रिया देखने लगा। बस यही उम्मीद थी कि वह इस छोटी सी मेहरबानी को याद रखे और भविष्य में मुझे परेशान न करे। नानागोंग ली को शायद इस मोड़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसकी गुस्से से भरी आंखें कुछ पल के लिए ठिठक गईं, फिर वह किसी छोटे जंगली जानवर की तरह दौड़ कर आई, केक उठाया और पलट कर भाग गई। कुछ ही देर में वह सड़क के आखिर में गायब हो गई। उस दिन के बाद नानागोंग ली अक्सर मेरे घर के दरवाजे के पास मंडराने लगी। मैं हर बार बचा हुआ खाना एक बड़े कटोरे में भरकर दीवार पर रख देता। मैं उससे कभी ज्यादा बात नहीं करता था, सामान रखकर तुरंत घर लौट आता था। दादी ने पूछा, इन दिनों तुम उस लड़की को भगाते क्यों नहीं? मैंने सिर खुजलाते हुए बहाना बनाया, टीचर कहते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। और दादी, आपने ही तो कहा था कि उसका बाप शराब पीकर उसकी परवाह नहीं करता और उसकी असली माँ भी उसे छोड़कर चली गई। वह कितनी बेचारी है। दादी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं बड़ा होकर समझदार हो गया हूँ, लेकिन मैं जानता था कि मैं सिर्फ थोड़ा सा एहसान जमा कर रहा हूँ ताकि जब वह भविष्य में बहुत बड़ी इंसान बन जाए तो मुझे पूरी तरह भूल जाए। लेकिन मेरी इस भलाई का अच्छा नतीजा नहीं मिला। दीवार पर रखा पहला कटोरा गायब हो गया, दूसरा नाली में पड़ा मिला और तीसरा सीधे मेरे आंगन में फेंका गया जो पूरी तरह टूट चुका था। मैं गुस्से से भर गया। इस बार मैंने दीवार पर एक कटोरा और हरे रैपर वाली फ्रूट कैंडी रखी, फिर लगभग 1 मीटर लंबी बांस की छड़ी लेकर झाड़ी के पीछे छिप गया। मैंने तय किया कि इस बार आते ही उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा ताकि उसे पता चले कि हमारे घर के बर्तन हवा से नहीं आते। कई मच्छरों के काटने के बाद आखिर मैंने नानगोंग ली को लंगड़ाते हुए आते देखा। उसके गंदे शरीर पर लगी मिट्टी भी उसके माथे से बहते खून और सूजे हुए घाव को नहीं छिपा पा रही थी। उसकी बाहों पर भी अलग अलग गहराई के कई जख्म थे। जैसे ही उसकी नजर उस कैंडी पर पड़ी उसका छोटा सा शरीर एकदम ठिठक गया। उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वह बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उस कैंडी को ऐसे छूने लगी जैसे कोई बहुत कीमती खजाना हो। मेरा दिल कसकर भर आया और उसे डांटने का मन एक पल में खत्म हो गया। मैं पेड़ के पीछे से बाहर निकला। वह डर के मारे कांप उठी। अपनी सुनहरी आंखें बड़ी करके वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कोई डरा हुआ छोटा जंगली जानवर हो। मैंने कहा, अब मेरे कटोरे मत तोड़ना, खाना खाने के बाद उन्हें ठीक से वापस रख देना, याद रखना। मैं बांस की छड़ी घसीटा हुआ उसके पास से निकल गया, फिर जेब से बची हुई कैंडी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। वह काफी देर तक मेरी हथेली में रखी कैंडी को देखती रही, फिर अचानक मुड़ी और लंगड़ाते हुए तेजी से भाग गई। उसके नंगे पैर पत्थरों से भरी सड़क पर पड़ रहे थे, लेकिन जैसे उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। कुछ ही पलों में उसकी डगमगाती परछाई भी नजर से ओझल हो गई। रात के खाने के समय दादाजी बाहर से लौटे और बातों बातों में बोले, सुना है दोपहर में नानगोंग ली को उसके बाप ने फिर बुरी तरह पीटा। कल रात उसने गर्म पानी नहीं उबाला था, इसलिए उस हरामी ने उसे बहुत मारा। मेरी चॉपस्टिक पकड़ने वाली उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। उसके शरीर पर लगे घाव याद आते ही मेरा दिल भारी हो गया और खाना निगलना मुश्किल लगने लगा। घर के बर्तन बचाने के लिए मैंने जानबूझकर इस बार उसे खाना देने के लिए एक छोटा एल्यूमिनियम बेसिन इस्तेमाल किया। जब भी वह दिखाई नहीं देती मैं चॉपस्टिक से उस बर्तन के किनारे पर हल्का सा ठकठकाता। कुछ ही देर में वह दूर से अपना सिर बाहर निकालकर मेरी तरफ साफ और शांत आंखों से देखने लगी। उसकी काली चमकदार आंखें गंदे चेहरे पर भी बेहद उजली लगती थीं। उनमें सतर्कता, सावधानी और कहीं गहराई में छिपी हुई हल्की सी उम्मीद दिखाई देती थी। और मैं हर बार उस बर्तन में एक मिल्क कैंडी और रख देता। मैं पूरे 7 दिन उसका ध्यान रखा। शुरुआत में वह मेरा बर्तन फेंक देती थी, फिर बाद में बर्तन और चॉपस्टिक आंगन में वापस फेंकने लगी और अब वह उन्हें अच्छी तरह धोकर साफ सुथरा करके मेरे घर की दीवार पर उसी जगह वापस रख देती थी। लेकिन उसकी यह समझदारी ज्यादा दिन नहीं चली। एक सुबह नाश्ते की दुकान वाली आंटी ने जैसे ही मुझे बाउजी दिया उसने झपट कर उसे छीन लिया और पलक झपकते ही भाग गई। मजबूर होकर मुझे फिर से पैसे निकालकर एक मैंडू खरीदना पड़ा। जब मैं कक्षा में लौटा तो लड़के बहुत शोर मचा रहे थे। मेरे भीतर जमा गुस्सा फट पड़ा। मैंने जोर से किताब शिक्षक की मेज पर पढ़ी। धमाके की आवाज के साथ पूरी कक्षा तुरंत शांत हो गई। मैं ठंडे चेहरे से उन शरारती लड़कों को डांटने लगा। दूसरी पीरियड के बाद होने वाले व्यायाम सत्र में मैं एक्सरसाइज लीडर बनकर मंच पर खड़ा था। तभी मेरी नजर मंच के बाएं तरफ पड़ी जहां पहली कक्षा की नानागोंग ली को टीचर डांट रही थी। वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी, आंखें जमीन पर टिकाए एक पैर से दूसरे पैर को रगड़ रही थी और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो किसी बात का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। स्कूल छात्रों को मुफ्त न्यूट्रिशन मील देता था। स्वाद खास अच्छा नहीं था लेकिन पेट भरने के लिए काफी था। मगर नानागोंग ली हर बार लगातार 3 बड़े कटोरे खा जाती थी। वह ऐसे खाना निगलती थी जैसे कई दिनों की भूखी हो। हर निवाला उसके मुंह को पूरी तरह भर देता था। उस दिन मैं कक्षा का दरवाजा बंद करके नीचे उतरा तो देखा कि कुछ बड़े लड़के नानगोंग ली को उठाकर शोर मचाते हुए ले जा रहे हैं। मैं वहीं खड़ा होकर आह भरता रहा, फिर मुड़कर छठी कक्षा के शिक्षक के ऑफिस में गया और सारी बात बता दी। जब शिक्षक हमें साथ लेकर उन्हें ढूंढने पहुंचे तब तक नानागोंग ली को सड़क किनारे धान के खेत में फेंका जा चुका था। उसका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ था, केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं जो इतनी ठंडी थीं कि डर लगने लगे। उनमें लगभग पागलपन जैसी हिंसक भावना भरी हुई थी। वह खेत के कोने में अकेली और बेहद छोटी लग रही थी। मैं खेत के किनारे गया और उसकी ओर हाथ बढ़ाया।
बढ़ाया। इधर आओ। वह कीचड़ में बैठी रही, हिली तक नहीं, बस ठंडी निगाहों से मुझे देखती रही। मैंने सोचा और जेब से एक कैंडी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। तभी उसकी आंखें धीरे धीरे उस कैंडी की ओर घूमी। उसकी गंदी आंखों में धीरे धीरे शिकायत और दुख की एक झलक उभर आई। मैंने कैंडी और आगे बढ़ाई। उसने कई कोशिशों के बाद लड़खड़ाते हुए खुद को कीचड़ से बाहर निकाला और मेरे सामने आकर कीचड़ से सना हाथ कैंडी लेने के लिए बढ़ाया। मैंने कैंडी पीछे खींच ली और उसका हाथ पकड़कर पास के पानी में धोने लगा। उसका हाथ बहुत पतला और छोटा था। उसकी हड्डियां मेरी हथेली में चुभ रही थी। मेरा दिल घुटने लगा। मैं उसका हाथ साफ करते हुए धीरे से बोला, पहले कीचड़ धो लो, नहीं तो कैंडी भी गंदी हो जाएगी। आखिर में टीचर ने भौहें सिकोड़ते हुए मुझसे कहा कि मैं नानगोंग ली को घर छोड़ाऊं। मैंने कहा, टीचर, उसका बाप पूरे गांव में शराबी के रूप में बदनाम है। नशे में वह लोगों को मारता है। बेहतर होगा कि पहले उन छात्रों के माता पिता से बात कर ली जाए। आखिरकार एक छात्र के अभिभावक नानागोंग ली को नहलाकर साफ कपड़े पहनाकर लाए। तब मैंने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा। उसका चेहरा अंडाकार था, आंखें बड़ी थी, त्वचा गोरी थी, बस थोड़ी दुबली थी, बाकी बिल्कुल भी बदसूरत नहीं थी। आखिर वह कहानी की फीमेल लीड थी। वह पुराना स्कूल बैग पीठ पर लटकाए मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैं रुका और पीछे मुड़कर बोला, सुबह मेरा बौजी छीनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं सचमुच तुम्हें मारूंगा। उसने मुझे घूरा और आगे भाग गई। मैंने आवाज लगाई, कैंडी। वह तुरंत पलटी, दौड़ कर आई, कैंडी छीनी और फिर भाग गई। उसके बाद कई दिनों तक नानागोंग ली मेरे घर के सामने नहीं आई। मैं आवाज लगाता रहा लेकिन वह नहीं दिखी। दीवार पर रखा खाना भी कोई नहीं छूता था, यहाँ तक कि मक्खियां मंडराने लगी थी। मैं मन ही मन सोचता रहा कि शायद मेरी उस बात ने कि मैं तुम्हें मारूंगा उसे मुझसे नाराज कर दिया है। एक दिन गांव की सड़क पर मेरी मुलाकात उससे हुई। एक छोटा बिल्ली का बच्चा मोटरसाइकिल के नीचे आ गया था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वह लगातार तड़प रहा था। साफ दिख रहा था कि वह बच नहीं पाएगा। नानागोंग ली उसके पास गई, एक हाथ से उसका सिर पकड़ा, दूसरे से गर्दन और जोर से मरोड़ दिया। एक पल में उसने बिल्ली के बच्चे की पीड़ा खत्म कर दी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैं अनायास एक कदम पीछे हट गया। वो पलटकर मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में जरा सी भी गर्माहट नहीं थी, लेकिन उसने कुछ और नहीं किया। बस मरी हुई बिल्ली को गोद में उठाया, छोटे जंगल में गई, एक गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया। मैं उसकी छोटी सी पीठ को देखता रहा और अचानक उसकी हरकत समझ गया। बिल्ली को तड़प तड़कर मरने देने से बेहतर था कि उसे एक झटके में राहत दे दी जाए। लेकिन वह अभी 7 साल की भी नहीं थी। आखिर उसने कैसी जिंदगी जी थी कि उसके भीतर इतनी कठोरता पैदा हो गई थी। मैंने अपने बैग से ढक्कन वाला लंच बॉक्स निकाला और उसे पुकारा, नानगोंग ली, ये लंच बॉक्स तुम्हारे लिए है। स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद इसमें एक कटोरा खाना और भरकर घर ले जाया करो। वह मुझे घूरती रही, फिर बोली, लड़कियों को कपड़े बदलने चाहिए, नहाना चाहिए, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसका काला सा छोटा हाथ पकड़कर बोला, मेरे साथ घर चलो। घर पहुंचकर मैंने दादा दादी को सारी बात बताई। फिर अपने बचपन के साफ कपड़े निकाले और उसके बैग में रख दिए। एक कपड़े धोने वाला टब बाहर लाकर मैंने उसे कदम दर कदम सिखाया कि कपड़े कैसे भिगोते हैं, कैसे रगड़ कर धोते हैं, कैसे साफ करते हैं और कैसे सुखाते हैं। वह बहुत ध्यान से सुनती रही। दादा दादी ने खाना बनाया और उसे घर के अंदर साथ खाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने उसके लिए सब्जी और चावल भरकर छोटे बर्तन में दिए। वह उसे लेकर मेरे घर के दरवाजे पर बैठ गई और भूखे भेड़िए की तरह सब कुछ खा गई, एक दाना भी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद स्कूल में मैंने फिर उसे उसके बाप से पिटते देखा। वह कोने में सिकुड़ी हुई थी, न विरोध कर रही थी, न आवाज निकाल रही थी। टीचर भी उसे बचा नहीं पा रहे थे। उसका बाप चिल्ला रहा था कि उसने किसी का कपड़े टांगने वाला हैंगर और वॉशिंग पाउडर चुरा लिया है। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने ये चीजें सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि मैंने उसे कपड़े धोना सिखाया था। मैंने मुठियां भींच ली। जब वह शराबी सीढ़ियों के पास पहुंचा तो मैं अचानक भागकर उसकी पीठ से टकरा गया और ऐसे माफी मांगने लगा जैसे बाथरूम भागते हुए रास्ता नहीं देखा हो। स्कूल से लौटने के बाद मैंने घर के साफ हैंगर और वॉशिंग पाउडर इकट्ठे किए और दीवार पर रख दिए। नानगोंग ली ने दीवार के पीछे से सिर निकाला। मैंने सामान की तरफ इशारा करके कहा, इन्हें घर ले जाओ। उसने बाल धो लिए थे, मेरे दिए हुए अल्ट्रामैन हुडी पहन रखी थी और पूरा शरीर साफ था। मैंने उसके कानों के पीछे और गर्दन की तरफ इशारा करते हुए कहा, चेहरा और नहाते समय इन जगहों को भी अच्छी तरह साफ करना। उसने आज्ञाकारी स्वर में हूं कहा। मैंने उसे एक और कैंडी दी और नरम आवाज में पूछा, शरीर में दर्द होता है? उसने सिर हिला दिया। आंखें झुकाए वह सीधी खड़ी रही। मैंने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक हो जाएगा। अगली सुबह दादी ने भाप में पके हुए शकरकंद एक थैले में भरकर मुझे दिए और कहा कि उन्हें नानागोंग ली को दे दूं। वह कुछ देर चुप रही, फिर उनकी आंखों में नमी भर आई। उसने धीरे से धन्यवाद कहा। दादी मुस्कुराई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। स्कूल पहुंचने के बाद पीरियड के बीच के व्यायाम समय में मैंने फिर उसे कक्षा के दरवाजे पर टीचर से डांट खाते देखा। टीचर सख्त आवाज में पूछ रही थी कि उसने होमवर्क क्यों नहीं किया, लेकिन वह बस चुपचाप खड़ी रही, बिल्कुल किसी पेड़ के ठूंठ की तरह। आखिर मैं उसे अनदेखा नहीं करवाया। जब दादी पत्ता गोभी लगा रही थी तो मैंने नानागोंग ली को बुलाया और उसे सिखाने लगा कि सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। मैंने उससे कहा, सीख लो, फिर अपने घर की जमीन में लगाना। जब सब्जियां उगेंगी तो तुम खुद अपना पेट भर सकोगी और फिर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह पूरे ध्यान से अंत तक देखती रही। फिर मैंने उसे एक कटोरा खाना दिया और पत्ता गोभी के बीजों की एक छोटी सी थैली उसकी जेब में रख दी। मैंने कहा, घर जाकर इन्हें जमीन में बो देना, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। उससे दूर जाते देकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और पीछे से आवाज लगाई, होमवर्क करना मत भूलना। धीरे धीरे मेरे और नानागोंग ली के बीच एक अनकही समझ बन गई। वह हर सुबह मेरे घर आकर थोड़ा सा नाश्ता करती, फिर मेरे पीछे पीछे स्कूल जाती। छुट्टी के बाद वह टीचर के ऑफिस के बाहर बैठकर होमवर्क करती और जब मेरी छुट्टी होती तो फिर मेरे साथ घर लौटी। कुछ सहपाठी उसका मजाक उड़ाते और उसे मेरी छोटी पूंछ कहते, लेकिन वह कभी परवाह नहीं करती। हाँ, अगर कोई उस पर कीचड़ फेंक देता तो वह पागलों की तरह टूट पड़ती और अपने से आधा सिर लंबे बच्चे को भी जमीन पर गिराकर पीट देती। मैं उसे खींचकर अलग करता और डांटा तो वह धीमी आवाज में कहती, तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर मैंने उसके कपड़ों पर लगा कीचड़ साफ करते हुए कहा, कपड़े गंदे हो जाएं तो धोए जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें चोट लग गई तो दर्द होगा, ताकि कोई उसे फिर तंग न करे। मैंने उससे कहा कि छुट्टी के बाद वह टीचर के ऑफिस में ही बैठा करे और मेरा इंतजार किया करे, फिर हम साथ घर जाएंगे। शरद ऋतु की फसल के समय मैं दादा दादी के साथ खेत में शकरकंद निकाल रहा था। तभी मैंने दूर खड़ी नानागोंग ली को चुपचाप हमारी तरफ देखते हुए देखा। मैं दौड़कर घर गया, एक छोटा थैला लाया और उसे देते हुए कहा, 100 तक गिनो, फिर यहाँ आकर हमारी शकरकंद अलग कराने में मदद करना। दादा दादी भी मेरी मंशा समझ गए और मुस्कुराते हुए उसे मदद के लिए बुलाने लगे। वह वहीं खड़ी रह गई। शायद पहली बार किसी ने उस पर दया नहीं बल्कि बराबरी का अपनापन दिखाया था। वह काफी देर तक नहीं हिली। जब मैंने दोबारा पुकारा तब जाकर वह झुककर पूरी लगन से हमारे साथ शकरकंद अलग करने लगी। कुछ ही समय बाद उसके लगाए हुए पत्ता गोभी के पौधों में अंकुर निकल आए। पूरा खेत हरी भरी पत्तियों से भर गया। उसने दूसरों की नकल करते हुए लकड़ियों से अपनी छोटी सी क्यारी के चारों ओर बाट लगा दी ताकि मुर्गियां और बतखें सब्जियां खराब न कर दें। मैं उसकी क्यारी के चारों ओर घूमकर बोला, तुम्हारी पत्ता गोभी तो बहुत अच्छी उगी है। दादी ने मुझे मूली और बंद गोभी के पौधे देकर उसे देने भेजा। उसने पौधे लिए, कुछ देर तक सोचा
सोचती रही, फिर दौड़कर घर के अंदर गई। थोड़ी देर बाद वह एक कटोरा साफ पानी लेकर बाहर आई और धीरे से बोली, मैंने पानी पी लिया है, कटोरा भी धो दिया है। मैं मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बहुत अच्छा किया। फिर मैंने वही पानी पी लिया। अभी मैंने कटोरा नीचे रखा ही था कि उसका शराबी बाप घर से बाहर निकल आया। नानागोंग ली तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और अपने छोटे से शरीर से मुझे ढकने लगी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वह खुद उस आदमी से इतना डरती थी, फिर भी सबसे पहले मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा, उसके बाप को शिष्टता से नमस्ते की, उससे अपना ध्यान रखने को कहा और वहां से चला गया। उसी दिन नानागोंग ली की टीचर ने मुझे ऑफिस में बुलाया क्योंकि उसने किसी से लड़ाई की थी। टीचर ने मुझे खूब डांटा और कहा कि मैं उसे अच्छी तरह संभालूं। मैंने सीधे कहा, टीचर, मैं उसका अभिभावक नहीं हूँ, आपकी डांट सुनना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ उसी गांव का एक बड़ा भाई हूँ। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो नानागोंग ली दरवाजे पर खड़ी थी। वह बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कोई छोड़ा हुआ छोटा पिल्ला हो, उदास भी और गुस्से में भी। मैंने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और कहा कि उसने बहुत ज्यादा मारपीट की है। फिर मैंने उसे आदेश दिया, जाओ अपने सहपाठी से माफी मांगो, नहीं तो मुझसे बात मत करना। उसने मेरी ओर देखा और दो के गोले की तरह भागकर ऑफिस में घुस गई। अगले ही पल धपी की आवाज आई। वह उस लड़के के सामने घुटनों के बल बैठ गई और ऊंची आवाज में बोली, मैं माफी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया, सब लोग स्तब्ध रह गए। मेरी आंखें तुरंत भर आईं। इस बच्चे को तो यह भी लगता था कि माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठना जरूरी होता है। घर लौटे समय मैंने पूरे रास्ते उसे समझाया कि माफी दिल से मांगी जाती है और किसी के सामने यूं घुटनों के बल नहीं बैठना चाहिए। मैं लगातार बोलता रहा लेकिन वह बस सिर उठाकर मुझे देखती रही। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। चांद की पतली कली जैसी मुस्कान उसके चेहरे पर थी और वह बेहद खुश दिखाई दे रही थी। अंतिम परीक्षा की तैयारी के दौरान मैंने अनजाने में नानागोंग ली की चीनी भाषा की उत्तर पुस्तिका देख ली। उस पर लाल स्याही से लिखे 18 अंक मेरी आंखों में चुभ गए। कहानी की फीमेल लीड तो एक टॉपर थी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि पहली कक्षा की चीनी भाषा में वह केवल 18 अंक ला सकती है। मैंने उससे गणित की उत्तर पुस्तिका भी मांगी। वह झंझटे हुए उसे निकाल लाई। उस पर 33 अंक थे। मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि वह सिर्फ एक विषय में कमजोर थी। अंतिम परीक्षा में केवल 2 हफ्ते बाकी थे। मैंने उससे कहा कि सप्ताहांत में मेरे घर आना, पूरी उत्तर पुस्तिका फिर से हल करना, जो नहीं आएगा मैं समझाऊंगा। मुझे लगा था कि बस थोड़ा सा पढ़ाने से बात बन जाएगी, लेकिन असलियत बिल्कुल उलट ही निकली। उसे यह भी नहीं आता था, वह भी नहीं आता था। एक साधारण फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल मैंने न जाने कितनी बार समझाया, फिर भी वह हर बार गलत लिख देती। मैं इतना परेशान हो गया कि 2 दिन तक उसे पढ़ाने ही नहीं बुलाया और मजाक में कहने लगा कि अब तो मुझे इंस्टेंट हार्ट मेडिसिन की जरूरत पड़ जाएगी। आखिरकार परीक्षा का परिणाम आया। मेरे बहुत अच्छे अंक आए, जबकि नानागोंग ली को चीनी भाषा में 45 अंक मिले। उसने आखिरकार पूरा कक्षाओं की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। सर्दियों की छुट्टियों में वह बहुत तेजी से सीखने लगी। बस चीनी भाषा में कभी कभी उसकी समझ नहीं खुलती थी, बाकी लगभग हर चीज एक बार समझाने पर सीख जाती थी। मम्मी पापा मुझे नए साल पर शहर ले जाने आए। मैं उसके लिए अभ्यास पुस्तिकाएं, कॉपी बुक और रेफरेंस बुक्स लाया। पूरे सर्दियों की छुट्टियों का ढेर सारा होमवर्क भी उसे देकर गया। जब मैं जा रहा था वह सड़क किनारे खड़ी मुझे टटकी लगाकर देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बिछड़ने का दुख साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा, तुम्हारे लिए कैंडी और खिलौने लाऊंगा। जब तक तुम सारी अभ्यास पुस्तिकाएं पूरी कर लोगी मैं भी वापस आ जाऊंगा। उसने सिर हिलाया और वहीं सड़क किनारे खड़ी रही। मेरी गाड़ी आंखों से ओझल हो गई, फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हिली। नए साल से पहले मैं मम्मी पापा के साथ गांव लौटा। इस बार मैं उसके लिए पॉपॉस, एक छोटा स्पिनिंग टॉप और एक जोड़ी नए जूते लाया था। मैंने जूतों का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। वह उसे दोनों हाथों से पकड़े बहुत देर तक खड़ी रही। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। आंसू पलकों में भर आए थे और उसकी नाक भी लाल हो गई थी। मैंने फिर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नया साल मुबारक हो नानागोंग ली। उसने होंठ भींचे और धीमे से बोली, धन्यवाद भैया, भैया आपको भी नया साल मुबारक हो। उसके मुंह से निकला भैया। सुनकर मेरा दिल अजीब सी कसक और नार्म एहसास से भर गया। नए साल के दिन मैं उसे और अपने छोटे चचेरे भाई को लेकर गांव के बच्चों के साथ लालटेन लिए हर घर में शुभकामनाएं देने गया। जब हम लौटे तो हमारी जेबें मिठाइयों और लकी मनी से भरी हुई थी। मैंने अपना सारा सामान उसे दे दिया और कहा कि घर जाकर अच्छे से नया साल मनाना। घर पहुंचने पर मेरा 4 साल का चचेरा भाई गोल गोल आंखें खोलकर बोला, भैया दीदी ने मुझे आपको भैया कहने नहीं दिया, तो फिर मैं आपको क्या कहूं। मैं एक पल के लिए चौंक गया, फिर हंस पड़ा और मन ही मन बोला, शरारती लड़की नए साल पर भी पिटाई मांग रही है। समय बहुत तेजी से बीत गया। नानागोंग ली उन नए जूतों को पहनने से भी हिचकी थी, लेकिन उसके अंदर का बदलाव पूरी तरह अलग था। उसकी पढ़ाई लगातार बेहतर होती गई। अंतिम परीक्षा में उसने दोनों विषयों में 100 में 100 अंक हासिल किए। दूसरी कक्षा में ही वह कक्षा की मॉनिटर बन गई। उसके कपड़े पुराने होते थे लेकिन हमेशा बिल्कुल साफ रहते थे। तीसरी कक्षा में उसकी टीचर मुझसे मिली और बोली कि नानागोंग ली ने मेरा बड़ा भाई शीर्षक से एक निबंध लिखा है, जिसमें उसने मेरे बारे में लिखा है। वह निबंध पढ़कर कई शिक्षक रो पड़े थे, लेकिन उसने टीचर से विनती की कि उसे पूरी कक्षा के सामने उदाहरण के रूप में न पढ़ा जाए, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसका बड़ा भाई उससे छीन न ले। मुझे लगा था कि बस उसकी असली माँ आएगी और उसे अपने साथ ले जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका बाप इतना निर्दयी निकलेगा। 12वें चंद्र महीने की 28वीं रात उसने नानागोंग ली के हाथ बांधकर उसे छत की बल्ली से लटका दिया और बेरहमी से पीटा। जब तक गांव वाले पहुंचे वह बेहोश हो चुकी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। उसकी 2 पसलियां टूट गई थीं, पैर की हड्डी में दरार थी, दोनों हाथों के जोड़ उतर गए थे और अंदरूनी अंगों में हल्का रक्तस्राव भी था। नए साल की पूर्व संध्या पर मैं उसे अस्पताल देखने गया। वह अस्पताल के बिस्तर पर खाली नजरों से बैठी थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में धीरे धीरे फिर से रोशनी लौट आई। मैं उसके पास गया, उससे हल्के से गले लगाया और धीरे से कहा, अब सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। वह नए साल पर अस्पताल से छुट्टी नहीं पा सकी, इसलिए मैंने उसके लिए नए कपड़े, नए जूते, मिठाइयां और लकी मनी खरीदकर उसके बिस्तर के पास रख दिए। उसने मेरी तरफ देखा, अपना चेहरा छूते हुए धीरे से धन्यवाद कहा। कुछ ही समय बाद उसकी असली माँ अस्पताल आई और उसे अपने साथ ले गई। मैं अस्पताल के बाहर खड़ा उनकी गाड़ी को दूर जाते हुए देखता रहा। मेरे मन से एक बड़ा बोझ उतर गया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खालीपन भी महसूस हुई। नानागोंग ली, उम्मीद है अगली बार जब हम मिलें तब तक तुम्हें अपनी खुशियां मिल चुकी होंगी। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। मेरा दाखिला कुन्नान यूनिवर्सिटी में हो गया और मैं तीसरे वर्ष का छात्र बन गया। नए छात्रों के स्वागत समारोह वाले दिन तेज धूप पड़ रही थी। मैं और मेरे रूममेट भीड़ में खड़े मौसम को कोस रहे थे कि तभी मंच से एक परिचित नाम सुनाई दिया। अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्रा नानागोंग ली को मंच पर आमंत्रित किया जाता है। फिर मंच से आवाज आई, सभी को नमस्कार, मैं नए छात्रों की प्रतिनिधि नानागोंग ली हूँ। मैं एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गया और तुरंत मंच की ओर देखा। धूप में सफेद पोशाक पहने एक लड़की चमक रही थी। वही नानागोंग ली जिसे मैं पिछले 10 सालों से याद करता आया था। लेकिन मूल कहानी के अनुसार उसे तो मेल लीड के साथ जिंगबई यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था और वह मुझसे 3 साल छोटी थी, इसीलिए उसे अभी 12वीं कक्षा में होना चाहिए था। मैंने स्कूल के फोरम और रूममेट
की बातों में उसकी न जाने कितनी तस्वीरें और वीडियो देखे थे। वह पूरे कैंपस की सबसे मशहूर देवी जैसी लड़की बन चुकी थी, लेकिन लगता था कि अब वह मुझे पहचानती भी नहीं थी। एक दिन कैफेटेरिया में हमारी आमने सामने मुलाकात हुई। वह सीधे मेरी तरफ आई और बिना मेरी ओर देखे मेरे पास से निकल गई। एक पल के लिए भी नहीं रुकी। मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने सोचा, अच्छा है, अजनबी बने रहना ही बेहतर है। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे और मैं मूल कहानी वाले दुखद अंत से भी बच जाऊंगा। स्वागत समारोह की शाम में कार्यक्रम का होस्ट था। मंच से नीचे उतरते समय उसकी मंच पर जाने के लिए उससे मुलाकात हुई। हम दोनों बिना एक दूसरे की तरफ देखे एक दूसरे के पास से निकल गए। उसने पियानो बजाते हुए जो गीत गाया, उसने पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसी दिन से उसका नाम पूरे यूनिवर्सिटी में गूंजने लगा। मुझे लगा था कि हम हमेशा दो समानांतर रेखाओं की तरह रहेंगे जो कभी नहीं मिलती। लेकिन कुछ समय बाद हॉस्टल के मॉनिटर ने लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल की गेट टुगेदर रखी। मैं बफे रेस्टोरेंट पहुंचा और पहली ही नजर में वहां बैठी नानगोंग ली को पहचान लिया। मेरा रूममेट मुस्कुराकर बोला, जानते हो, बड़ी मुश्किल से हमने पूरे कॉलेज की सबसे मशहूर लड़की को बुलाया है। मेरा दिल धक से रह गया। जैसे ही हम अंदर गए, कई लड़कियों ने हमारी तरफ देखा। नानगोंग ली की नजर भी हम पर पड़ी। उसकी निगाह एक पल के लिए मुझ पर ठहरी, फिर वह बिना किसी भाव के सिर झुकाकर बैठ गई। मैंने राहत की सांस ली। लगता है उसने सच में मुझे नहीं पहचाना। अच्छा है, चुपचाप खाना खाएंगे और बात खत्म। मेरे रूममेट जो ताऊ ने सबका परिचय कराया और मेरा नाम भी बताया, नीचिंगसी। मैंने नानगोंग ली की तरफ देखा। मुझे लगा था कि मेरा नाम सुनकर उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहा। कोई हलचल नहीं हुई। अब मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया और सामने बैठी लड़कियों से मुस्कुराकर बात करने लगा। तभी अचानक धड़ाम की आवाज आई। नानगोंग ली के सामने रखा गिलास गिर गया और पानी पूरी मेज पर फैल गया। आसपास बैठे लोग जल्दी जल्दी मेज साफ करने लगे, लेकिन उसी दौरान उसकी नजर फिर मेरी आंखों से जा मिली। मैंने शिष्टता से सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर नजर हटा ली। जब सब सामान्य हो गया तो सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया और खाना शुरू किया। कुछ देर बाद मैं वॉशरूम गया। वापस लौटा तो देखा कि सामने वाली सीट पर अब नानगोंग ली बैठी थी। मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर अपने शरारती रूममेट्स के चेहरे देखकर समझ गया कि यह उन्हीं की करतूत है। मैंने सामने बैठी नानगोंग ली को देखा। वह चुपचाप सिर झुकाकर खाना खा रही थी। उसकी लंबी पलकें हल्के हल्के कांप रही थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से मासूमियत और विनम्रता झलक रही थी। वह बचपन वाली नानगोंग ली से बिल्कुल अलग लग रही थी। मैंने पूरे समय सिर झुकाकर खाना खाया और उससे एक शब्द भी नहीं बोला। तभी मेरा फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। रूममेट्स ग्रुप में मुझे ओ करके लिख रहे थे कि वह नानगोंग ली की रूममेट है। वह बार बार मेरी तरफ देख रही थी। जितना ज्यादा देखती उतनी ही ज्यादा दुखी दिखाई देती। उसकी आंखें लाल होने लगी। मेरे रूममेट मुझे प्ले बॉय कहकर डांटने लगे। मैंने बेबस होकर सिर उठाया और संयोग से उसकी लाल हुई आंखों से नजर मिल गई। मैं भीतर तक हिल गया। ये वह नानगोंग ली बिल्कुल नहीं थी जिसे मैं जानता था। बचपन में चाहे उसे कितना भी दुख होता, वह सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। वह कभी भी इतनी नाजुक और रो पड़ने वाली नहीं थी। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं इस कहानी का सपोर्टिंग विलन हूँ, इसलिए फिर सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खत्म करके मैंने रूममेट्स को हाथ हिलाकर बाय कहा और जाने के लिए मुड़ा। तभी पीछे से एक बहुत सावधान और उम्मीद से भरी आवाज आई, भैया। मेरा पूरा शरीर एक पल में सख्त हो गया। मैं तुरंत पलटा। नानगोंग ली आधा कदम आगे बढ़ चुकी थी और बड़ी उम्मीद से मुझे देख रही थी। मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बज उठी। उसने मुझे पहचान लिया था, लेकिन वह यहाँ कैसे आई? मेरे मन में एक साथ अनगिनत सवाल उमड़ पड़े। जितना सोचता उतना डरता। मैंने जल्दी से कहा, मुझे वापस जाकर असाइनमेंट पूरा करना है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर मैं तुरंत भाग गया, मानो एक पल भी रुक गया तो वह मुझे पकड़ लेगी। रास्ते भर रूममेट्स मेरा मजाक उड़ाते रहे। वे पूछते रहे कि क्या मुझे कॉलेज की देवी जैसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने उन्हें घूर कर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों की तरह हर किसी के पीछे भागा हूँ? मेरी बात खत्म होते ही फोन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। नोट लिखा था, मैं नानगोंग ली हूँ। मैं अभी सोच ही रहा था कि स्वीकार करूं या नहीं, तभी जो ताऊ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वांग छंगियू ने बिना पूछे एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। ऊपर से बड़ी शान से बोला, मैं तुम्हें इतना निर्दयी बनने नहीं दूंगा। मैं स्वीकृत हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखता रहा और बेबस होकर आह भरी। मन में बस यही लगा कि अब उससे बच पाना नामुमकिन है। उसके बाद नानगोंग ली ने मुझे ढेर सारे संदेश भेजे। पूछती कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मिल्क टी पिलाने चलने को कहती। पूछती कि क्या मैं उससे नफरत करता हूँ, मेरे साथ गेम खेलने का निमंत्रण देती। लेकिन मैंने हर बार एक ही तरह के जवाब दिए, सोने की तैयारी कर रहा हूँ, परेशान मत करो। डाइट पर हूँ, परेशान मत करो। क्लास में हूँ, परेशान मत करो। कुछ ही समय बाद जो ताऊ ने ग्रुप में मुझे फिर प्ले बॉय कहकर डांटा। उसने कहा कि जूनियर लड़की तो हॉस्टल में रोने वाली है। फिर उसने एक तस्वीर भेजी। तस्वीर में नानगोंग ली दोनों हाथों से फोन पकड़े अपना सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, उनमें आंसू भरे हुए थे और वह ऐसी लग रही थी जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख मिला हो। मेरे सारे रूममेट्स एक एक करके मुझ पर टूट पड़े और मुझे पत्थर दिल कहने लगे। उनका लगातार हमला सुनकर मेरा सिर चकराने लगा, लेकिन फिर भी मैंने दांत भींचकर उसके साथ टहलने जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया और जवाब दिया, मैं ड्रामा देख रहा हूँ, परेशान मत करो। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि यह नानगोंग ली आखिर सच में वही है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन उससे जितना दूर रह सकूं उतना अच्छा है। मगर उससे बचना आसान नहीं था। कुछ दिन बाद रूममेट्स ने फिर बारबेक्यू पार्टी रखी। वहां पहुंचकर पता चला कि नानगोंग ली और उसकी सहेलियां भी वहीं थीं। वह कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। मुझे देखते ही घबराकर खड़ी हो गई और बहुत धीमी आवाज में बोली, भैया। फिर तुरंत सिर झुका लिया। रूममेट्स लगातार मुझे धक्का देकर उसके पास बैठने के लिए कहने लगे। मेरे मन में जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। वह कहानी की फीमेल लीड थी, वही जिसने मूल कहानी में असली मालिक को जेल भिजवाया था, लेकिन उसे इस तरह बेबस और मासूम देखकर मेरा दिल फिर पिघल गया। मैं जाकर उसके बगल में बैठ गया। उसकी आंखों में तुरंत खुशी की चमक दौड़ गई। वह आंसू भरी आंखों से मुझे देखने लगी। मेरा दिल जैसे किसी ने जोर से दबा दिया हो। मैंने मन ही मन खुद को कोसा कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। उसने धीरे से मेरी बाजू पकड़ ली और बहुत धीमी आवाज में बोली, भैया, मैंने आपकी सारी बातें मानी है, आप मुझसे बात करना बंद मत कीजिए प्लीज। उसकी वह नरम, मासूम और दया जगाने वाली आवाज सुनकर मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। उस दिन के बाद वह हर समय मेरे आसपास रहने लगी। क्लास खत्म होने पर वह दरवाजे के बाहर मेरा इंतजार करती और चमकती आंखों से मुस्कुराकर पुकारती, चिंगसी भैया, चिंगसी भैया। उसकी मासूमियत देखकर दिल दुखने लगा। एक दिन वह फिर मेरे क्लासरूम के बाहर इंतजार कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बगल के खाली क्लासरूम में ले गई। सिर झुकाए वह अपने पैर से जमीन को रेत रही थी। फिर धीरे से बोली, आज मेरा जन्मदिन है, क्या आप मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाएंगे? उसने सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी और उनमें सिर्फ उम्मीद थी। मेरा दिल फिर डगमगाने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, एक बार नरमी दिखाओ तो बार बार दिखानी पड़ती है, ये बीमारी है, इसका इलाज जरूरी है। मैंने तुरंत फोन निकाला और उसे 280 यूएन भेज दिए। फिर कहा, केक खुद खरीद लेना, भैया को क्लास करनी है, अच्छे बच्चे बनो। इतना कहकर मैं जानबूझकर कठोर बनते हुए वापस क्लास में चला गया। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा, तीनों रूममेट्स ने मुझे कोहनी मार मार कर डांटना शुरू कर दिया। सब मुझे जानवर कह रहे थे। उन्होंने क्लासरूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि नानगोंग ली वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें दुख से लाल हो चुकी थी। तीनों रूममेट्स ने बिना कुछ पूछे मेरा सामान समेटा और मुझे धक्का देकर उसके सामने पहुंचा दिया। मैंने बेबस होकर आह भरी और कहा, चलो बताओ जन्मदिन कैसे मनाना
है। ये सुनते ही वह खेल उठी। उसकी आंखों का सारा दुख पल भर में गायब हो गया। उस दिन वह मुझे मैरी गो राउंड पर ले गई, कॉटन कैंडी खिलाई, तरह तरह के खेल खिलाए और पूरे दिन मुझे खूब घुमाया। मैं पूरी तरह थक गया था, लेकिन जब हम टैक्सी से उतरे और सामने 4 सितारा होटल देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं कांपती आवाज में बोला, छोटी, इसका क्या मतलब है? उसने शर्माते हुए होंठ काटे, मेरी तरफ एक नजर देखी और बहुत धीमे से बोली, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि 18 साल के बाद। उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन उसका मतलब साफ था। मैं डर के मारे तुरंत पलटा, भागकर वापस टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, जल्दी चलिए। मैं ऐसे भागा जैसे जान बचाकर निकल रहा हूँ। हॉस्टल लौटे ही मैंने उससे बहुत गंभीरता से एक लंबा संदेश भेजा। उसमें साफ लिखा कि हमें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए और हमारा रिश्ता सिर्फ एक सामान्य सीनियर और जूनियर का है। उसी रात मुझे एक डरावना सपना आया। सपने में नानगोंगली मेरी गर्दन में बाहें डालकर ठंडी मुस्कान के साथ कह रही थी, भैया अब आप मुझसे कभी नहीं बच सकते। मैं घबराकर एकदम जाग गया। आंखें खुली तो देखा कि मेरे सामने रूममेट वांग छंग्यू खड़ा था। मेरे रूममेट मुझे गुस्से और शिकायत भरे चेहरे से देखने लगे। उन्होंने कहा कि नानगोंगली आधी रात कंबल में छिपकर रोती रही और पूरे हॉस्टल को पता चल गया। मैंने फोन चालू किया तो देखा उसने मुझे बहुत सारे संदेश भेजे थे। वह लगातार मुझसे माफी मांग रही थी, कह रही थी कि वह सचमुच मुझसे प्यार करती है और मुझसे विनती कर रही थी कि मैं उससे बात करना बंद न करूं। मेरी आंखों के सामने जैसे उसका रोते रोते संदेश टाइप करना घूम गया। मेरा दिल अपराध बोध से भर गया। जाने कैसे मेरे हाथों ने अपने आप जवाब भेज दिया, ऐसा नहीं है, मैं सो गया था। संदेश भेजते ही मन हुआ कि खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारूं। उस दिन के बाद वह बिना किसी झिझक के हर समय मेरे आसपास रहने लगी। सुबह हॉस्टल के नीचे मेरा इंतजार करती, मेरे लिए नाश्ता लाती। जब उसकी क्लास नहीं होती तो मेरे साथ क्लास में बैठती, लाइब्रेरी में जाकर मेरे लिए सीट रोकर रखती और कभी मिल्क टी तो कभी माला हॉट वॉट मंगवाकर देती रहती। मेरे सारे रूममेट उसकी बहुत तारीफ करते कि वह कितनी ख्याल रखने वाली लड़की है, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि यह मीठा बोझ मेरे लिए कितना सिरदर्द बन चुका था। उसने मुझे मैदान में टहलने चलने के लिए बुलाया। जब भी मैं पूछता कि क्यों, वह अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें खोलकर बड़ी बेचारगी से कहती, भैया क्या एक जूनियर लड़की अपने सीनियर को मूवी दिखाने भी नहीं ले जा सकती, साथ में टहल भी नहीं सकते, बस बातें भी नहीं कर सकते? उसके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता और मैं मजबूरी में मान जाता। राष्ट्रीय दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उसे समूह नृत्य की अभ्यास देर रात करनी थी। उसने मुझसे उसे लेने आने की विनती की। मैंने सोचा इतनी रात को एक लड़की का अकेले लौटना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए मैं डांस रूम पहुंच गया। वहां मैंने उसे काली पोशाक पहने दरवाजे पर खड़े देखा। जैसे ही उसने मुझे देखा, एक पल के लिए उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें मुस्कान में बदल गईं और वह फिर वही नरम, मासूम और आज्ञाकारी लड़की बन गई। उसकी आंखों का वह एक पल में बदल जाना देखकर मेरे पैरों से लेकर सिर तक सिहरन दौड़ गई। दिल एक बार जोर से धड़क उठा। उसने अपने सहपाठियों से विदा ली और मेरे साथ नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों के हर छोटे खाने में उसने मेरे लिए कोई न कोई छोटा सा सरप्राइज छिपा रखा था। मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन मन ही मन खुशी भी हो रही थी। जब हम पहली मंजिल पर पहुंचे तो आखिरी खाने से उसने एक लाल मखमली डिब्बा निकाला। मैं एक पल में होश में आ गया। मुझे लगा उसमें अंगूठी होगी। डर के मारे मेरी सांस अटक गई, लेकिन डिब्बा खुला तो उसके अंदर 2 लाल मनकों से बुना हुआ लाल धागा रखा था। वह मुस्कुराकर बोली, भैया जन्मदिन मुबारक हो। मैंने सूखे गले से सिर्फ धन्यवाद कहा, लेकिन वह तुरंत मेरे पास आ गई। अपनी गाल की तरफ इशारा करते हुए बोली, इतनी भी क्या बेरुखी, भैया एक किस तो कर दीजिए। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, चेहरा आग की तरह गर्म हो गया। मैं तुरंत मुड़ा और वहां से चल दिया। पीछे से उसकी घंटियों जैसी हंसी सुनाई देती रही। कुछ समय बाद झो ताओ ने अपनी पसंद की लड़की को प्रभावित करने के लिए सबको एक रोमांटिक मूवी दिखाने का कार्यक्रम बनाया। मैं सिनेमा हॉल में बैठा था। अंधेरे में नानगोंगली धीरे से मेरे पास सरक आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने तुरंत हाथ खींच लिया और धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसने होंठ खींच लिए। अंधेरे में उसकी आंखें असाधारण रूप से चमक रही थीं। वह भीगी आंखों से मुझे देखते हुए बोली, भैया मैं आपकी गर्लफ्रेंड कब बनूंगी? मैं घबराहट में बार बार लार निकलने लगा और बोला, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन अभी बहुत छोटी हो। वह अचानक मेरे कान के पास झुक गई। उसकी गर्म सांस मेरे कानों से टकराई। वह मुस्कुराकर फुसफुसाई, मैं छोटी नहीं हूँ। मैं झटके से खड़ा हो गया। मेरे हाथ का पॉपकॉर्न पूरे फर्श पर बिखर गया। मैं घबराकर बगल वाली खाली सीट पर जाकर बैठ गया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। कुछ देर बाद वह फिर मेरे पास आई। वह जमीन पर बैठकर मेरे गिरे हुए पॉपकॉर्न उठाने लगी। अपनी स्कर्ट में उसने सारे पॉपकॉर्न इकट्ठा कर ली। उसे ऐसा करते देखकर मुझे अचानक बचपन का वह नया साल याद आ गया जब मैं उसे घर घर शुभकामनाएं देने ले गया था। तब भी वह ऐसे ही अपने कपड़े का दामन फैलाकर मेरे दिए हुए टॉफियां समेट रही थी और पूरी मुस्कान के साथ अपने सफेद दांत दिखा रही थी। मेरा दिल फिर पिघल गया। मैं भी उसके साथ बैठकर पॉपकॉर्न उठाने लगा। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें चांद की पतली कली जैसी मुस्कान में बदल गईं और वह बोली, भैया आप बहुत अच्छे हैं। हॉस्टल लौटकर मैंने देखा कि मेरे बैग में वही लाल मखमली डिब्बा रखा था। उसके अंदर एक छोटा सा पर्चा था जिस पर प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। उसे पढ़ते ही मेरे चेहरे पर गर्मी दौड़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ समय बाद वह मेरे साथ क्लास में आई। उसने मेरी किताब के अंदर से एक प्रेम पत्र निकाल लिया। सफेद लिफाफे पर लाल दिल बना था और उस पर मेरा नाम निये छिंगसी लिखा था। उसने 2 उंगलियों से वह प्रेम पत्र पकड़ रखा था। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें लाल थीं। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, भैया ये क्या है? मैंने सच सच कहा, प्रेम पत्र। तभी सामने बैठे रूममेट ने हंसते हुए जोड़ दिया, ये नौवां है, चीनी विभाग की सबसे होशियार लड़की ने लिखा है। नानगोंगली की आवाज और भी धीमी हो गई। उसने पूछा, भैया आपने सब पढ़े हैं? वांग छंग्यू तुरंत बोल पड़ा, हाँ सब पढ़े हैं और सबका जवाब भी दिया है। नानगोंगली हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में सिर्फ दर्द था। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। वह अचानक उठी और बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर चली गई। उसके बाद लगातार कई दिनों तक उसने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। वह अब मेरे आसपास भी नहीं घूमती थी। उसकी अचानक आई यह खामोशी मुझे अजीब लगने लगी। ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे आसपास कुछ कमी हो गई हो। मेरे सारे रूममेट मुझे डांटे रहे कि मैं बेवकूफ हूँ, प्ले बॉय हूँ और मुझे तुरंत जाकर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं गया। राष्ट्रीय दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले दिन मैंने जाने क्यों वही लाल धागा अपनी कलाई में बांध लिया। मंच के नीचे लोगों की भीड़ थी। मुझे पता था कि इतनी दूर से वह देख नहीं पाएगी, फिर भी मेरे भीतर अजीब सी बेचैनी और जलन उठ रही थी। कार्यक्रम खत्म होते ही मैं सीधे पीछे के कमरे की तरफ भागा। जैसे ही वह अंदर आई, मैंने जल्दी से कोट उसके ऊपर डाल दिया और उसे छोटे से चेंजिंग रूम में ले जाकर कहा, पहले कपड़े बदल लो। मैं उससे कुछ और कह पाता, उससे पहले पीछे के मंच के प्रभारी शिक्षक ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने उसे संदेश भेजा कि मैं उसके लिए मिल्की खरीदने जा रहा हूँ और उससे मेरा इंतजार करना चाहिए। लेकिन जब मैं मिल्की लेकर वापस लौटा तो मैंने देखा कि वह एक लड़के के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। मैं उसे एक नजर में पहचान गया। वह इसी कहानी का मेल लीड था, शांत, सभ्य और वसंत की धूप जैसा। मेरा दिल एकदम नीचे बैठ गया। मेल लीड भी यहाँ पहुंच चुका था। अब मैं किस बात की उम्मीद लगाए बैठा था। मैंने हाथ की मिल्की सीधे कूड़ेदान में फेंक दी और बिना पीछे देखे वहां से
चला गया। स्कूल लौटने पर हमारे काउंसलर ने हमें जिंगबे यूनिवर्सिटी में 1 साल के एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आवेदन पत्र दिए। मैंने वो फॉर्म हाथ में लिया और अपने ही गालों पर 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। मैं अभी तक इस बात की दुविधा में था। मेल लीड तो आ चुका था, अगर अब भी नहीं गया तो मूल कहानी वाले नायक की तरह मेरा भी वही दुखद अंत होगा। मैंने आवेदन पत्र भरकर अंतिम तारीख वाले दिन जमा कर दिया। एक दिन मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। अभी एक लड़की को जिसने मुझे प्रेम पत्र दिया था विदा किया ही था कि अचानक सामने वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठ गया। तभी एक ठंडी लेकिन परिचित आवाज सुनाई दी। भैया। पहले की तरह उसकी आवाज अब बिल्कुल भी नरम और मासूम नहीं थी। आखिरी शब्द धीमे और भारी होकर निकले, जैसे दांत भींचकर बोले गए हों। उनमें गहरी नाराजगी भरी हुई थी। वह मेरी तरफ देखकर बोली, भैया आप तो बहुत लोकप्रिय हैं। इन कुछ दिनों में आपको मेरी जरा भी याद नहीं आई। उसकी आंखों से सारी मासूमियत गायब हो चुकी थी। अब उनमें भीतर छिपा अंधेरा और खतरनाक दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। मैं उससे देखकर जाने क्यों घबरा गया और हिम्मत करके बस इतना कह पाया। वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठी, मेरे पास आई और मेरे ठुड्डी को उंगलियों से पकड़ लिया। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे एक साथ खड़े हो गए। रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह मेरे बेहद करीब झुक गई। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, आखिर भैया आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैंने उसका हाथ पकड़कर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने दूसरे हाथ से मेरे कान की लौ पकड़ ली और उसे धीरे धीरे सहलाने लगी। फिर मुस्कुराकर बोली, जिसने मुझे खाना खिलाया उसका एहसान तो मुझे अपना जीवन देकर चुकाना चाहिए। भैया मुझे अपना एहसान चुकाने दीजिए, ठीक है? मैं इतना चौंक गया कि लगा जैसे सिर का ढक्कन उड़ जाएगा। तो इसका मतलब उसने मुझे बहुत पहले ही पहचान लिया था और इतने दिनों से मेरे साथ खेल खेल रही थी। मैंने दांत भींचकर कहा, छोटी तुम्हारे भैया को इस तरह खिलौना बनना पसंद नहीं है। इस बार तो मैं माफ करता हूँ। लेकिन वह और भी जोर से हंस पड़ी। वह बोली, धन्यवाद भैया, आपने मुझे मरने से बचा लिया। अब तो मुझे अपना जीवन आपको समर्पित करना ही होगा। मैं पूरी तरह घबरा गया। उसी दिन अपना सामान बांधा और तय समय से पहले ही जिंगबेई यूनिवर्सिटी चला गया। मुझे लगा कि हजारों किलोमीटर दूर जाकर मैं उससे बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा और स्टेशन के बाहर आया, मैंने देखा कि नानगोंगली सीढ़ियों के नीचे खड़ी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी। मैंने लंबी सांस ली और किस्मत मानकर तय किया कि अब उससे खुलकर बात करनी ही पड़ेगी। हम दोनों एक कैफे में बैठे। वो बहुत आज्ञाकारी ढंग से मेरा हाथ पकड़े मुस्कुरा रही थी और बोली, काफी समय हो गया भैया। मैंने भी औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, हाँ बहुत समय हो गया। लेकिन मेरे मन में पूरी उथल पुथल मची हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वह बोली, भैया जब मैं उस चमकते हुए मंच पर खड़ी थी क्या आपने मुझे देखा था? फिर आप मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मैंने उल्टा उससे पूछा, मैं तुम्हें ढूंढने क्यों आता? मेरे इतना कहते ही उसके चेहरे की सारी शांति टूट गई। उसके भीतर छिपा अंधेरा और पागलपन फिर बाहर आ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, भैया पूरे 10 साल क्या आपने कभी मुझे याद किया? क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वह लगातार मेरी आंखों में देखती रही। उसकी निगाहें तेज थीं, लेकिन अगले ही पल वह फिर मुस्कुरा दी। वह बोली, भैया मैंने 10वीं के बाद सीधे 12वीं में छलांग लगाई, जिंगबेई में दाखिला लिया। लेकिन आप वहां नहीं थे, इसलिए मैंने 1 साल फिर से पढ़ाई की और कुन्नान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मैंने आपका पीछा किया। आपको पाने के लिए मुझे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इतनी सारी बातें एक साथ सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। काफी देर तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर मैंने पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? उसने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं, बस उसे कटोरे खाने का एहसान चुकाना चाहती हूँ। मैंने कहा, तो मासूम बनने का नाटक करके मेरे साथ खेलना, यही तुम्हारा एहसान चुकाना है? उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे भैया मत कहो, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ और ये रिश्ता निभाने की मेरी हैसियत भी नहीं है। इतना कहकर मैं उठ गया और उसे अकेला छोड़कर कैफे से बाहर निकल आया। लेकिन वह वहां से नहीं गई। वह सीधे मेरे कॉलेज के मुख्य द्वार पर जाकर बैठ गई। जब तक मैं बाहर नहीं निकलता वह भी नहीं उठी। धीरे धीरे शाम हो गई। फिर आसमान से रुई जैसे बड़े बड़े बर्फ के फाहे गिरने लगे। तापमान तेजी से गिर गया। किसी ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि इस कड़ाके की ठंड में एक लड़की पूरे दिन कॉलेज के बाहर किसी का इंतजार कर रही है। मुझे हमेशा से पता था कि मेरा दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और दौड़ता हुआ बाहर गया। मैंने पुकारा, नानगोंगली। वह लगभग पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी थी। उसने सिर उठाया। उसका चेहरा ठंड से लाल पड़ चुका था। होंठों का रंग उड़ गया था। लेकिन वह मुझे देखकर विजयी मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता था दयालु भगवान मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह अभी खड़ी ही हुई थी कि पूरा शरीर लड़खड़ाकर सीधे मेरी बाहों में गिर पड़ा। मैंने तुरंत उसे संभाला। उसके माथे पर हाथ रखा तो वह आग की तरह तप रहा था। उसे तेज बुखार था। मैं उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और जाने से साफ मना कर दिया। वह बोली, नहीं जाऊंगी, आप मुझे अस्पताल में छोड़कर चले जाएंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने ऑनलाइन एक होटल बुक किया और टैक्सी से उसे वहां ले गया। कमरे का हीटर चल रहा था, लेकिन उसका चेहरा और भी लाल हो गया था। मैं जमीन पर बैठकर उसके भीगे हुए जूते और मोजे उतारने लगा। उसके पैर ठंड से बिल्कुल सफेद और बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। मैं धीरे धीरे उन्हें अपने हाथों से रगड़ता रहा जब तक उनमें गर्मी और लालिमा वापस नहीं आ गई। उसने भारी नाक वाली आवाज में धीरे से पुकारा, भैया। फिर बहुत सावधानी से मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या मैं आपको अब भी भैया कह सकती हूँ? मैंने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। मैं उठकर उसके लिए सर्दी की दवा लेने जाने ही वाला था कि अचानक वह मेरी तरफ झपटी। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया और पागलों की तरह मेरे होंठों को चूम लिया। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। वह मेरी आंखों में सीधा देखते हुए बोली। उसकी आंखों में केवल एक जिद्दी और गहरा प्यार था। उसने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, नी छिंगसी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं पूरी तरह घबरा गया। जल्दी जल्दी उठकर बोला कि मैं उसके लिए दवा लेने जा रहा हूँ, लेकिन उसने तुरंत मेरी बाह पकड़ ली। उसकी आंखें लाल थीं। वह कांपती आवाज में पूछने लगी, क्या मैं वापस आ गई हूँ? मैं उसकी आंखों में देखने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने फिर वही बचपन वाली छोटी सी, मैंने अपनी आंखों के सामने फिर वही छोटी सी लड़की देखी जो धान के खेत में बैठी थी, जिसकी आंखें ठंडी थीं, लेकिन उनमें गहरा निराशा भरा हुआ था। मैंने धीरे से कहा, हाँ मैं रहूंगा। उसने धीरे धीरे मेरा हाथ छोड़ दिया। सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अभी ठंडी थी। उसने धीमे से कहा, बेहतर होगा कि सच में रहना। जब मैं दवा लेकर वापस आया वह अब भी वहीं बैठी दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने गिनती की 1571 तक गिन चुकी हूँ। नी छिंगसी, अगर तुमने मुझे फिर छोड़ दिया तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। मेरा दिल दर्द से भर गया। मैं उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसी पल मैंने पहली बार स्वीकार किया कि जिस दिन मैंने उसे विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दोबारा देखा था, उसी दिन से मेरे दिल की भावनाएं बदल चुकी थीं। अगर बचपन में उसके लिए मेरे मन में सिर्फ दया और उसकी देखभाल करने की भावना थी, तो अब मैं सचमुच उससे प्यार करने लगा था। अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना उसके साथ पूरी जिंदगी चलने की कोशिश करूं। उसके बाद कहानी